प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय कला के इस ई व्याख्यान श्रृंखला में मैं प्रत्येक नए ई लेक्चर में नए आपके पाठ्यक्रम के प्रत्येक नए विषय के साथ में, अध्याय के साथ में आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और प्रत्येक नए ई व्याख्यान में मैं आपको पाठ्यक्रम से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले के ई व्याख्यानों में मुगल चित्रशैली के बारे में विभिन्न शासकों, सम्राटों, शहंशाहों के शासनकाल में चित्रित लघु चित्रों के बारे में बताया था कि बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब के, इन सब के शासनकाल में किस प्रकार की चित्रकला का कार्य हुआ, किन किन विषयों को लेकर चित्रण कार्य किया गया मुगल चित्रशैली में, कौन से चित्रकारों ने किस प्रकार की चित्रशैली में काम किया, क्या क्या नई नई चीज़ें मुगल चित्रशैली ने ईरानी चित्रशैली को अपना आधार बनाते हुए भारतीय कला परंपरा, जो लघु चित्रण परंपरा है, उसको आत्मसात करते हुए नए प्रयोगों के कारण, नए प्रयोगों से अपनी कला को भारत ही नहीं, विश्व की प्रमुख कला के बारे में बात की और किस प्रकार से कुछ नए कला के तत्व हैं जो भारतीय लघु चित्रशैली या राजस्थानी लघु चित्रशैली में शामिल हुए, उनके बारे में हमने अध्ययन किया, गहनता से अध्ययन किया, जिसके ई लेक्चर मैंने आपको इससे पूर्व के ई लेक्चरों में दे दिया है। और इसके साथ में भी विशेषताओं में मुगल चित्रशैली की क्या क्या विशेषताएं रही, इसके बारे में बात की। इसके साथ ही मुगल चित्रशैली की विशेषताओं में रंग, छाया, पर्दाज, सुलिपि जो नई चीज़ थी, पशु पक्षी चित्रण विधान जो नया है, उसके बारे में बात की। एक चश्म चेहरों के बारे में, वस्त्राभूषणों के बारे में, आलेखनों में डिजाइन सेंस के बारे में, दृश्य चित्रण परिप्रेक्ष्य के बारे में और भाव भंगिमाओं के बारे में। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो मुख्य विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बारे में बात की। उसके बाद में जो ई लेक्चर था, उस ई लेक्चर में मुगल चित्रशैली के अधिपतन के बारे में बात की कि किस प्रकार मुगल चित्रशैली का पतन हुआ। औरंगजेब के पश्चात चित्रकारों का जो मनोबल है वो टूटा, क्योंकि औरंगजेब जो था वो चित्रकला विरोधी या कला विरोधी शासक था। वो अपने इस नाम को ही महत्वपूर्ण मानता था। उसने चित्रकारों को इतना मनोबल नहीं दिया, लेकिन कई जगह चित्र चलते रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बात का आप इनको PDF नोट्स के माध्यम से भी अध्ययन कर ले कि मुगल चित्रशैली शहंशाहों के साथ में ही बलवती होती गई, शहंशाहों के साथ में ही अपने उत्तरोत्तर विकास को प्रभावित होती गई और मुगल शहंशाहों के पराक्रम के साथ में उन्नति की गई, उसने विकास किया और उनके क्षीण होती हुई शक्ति के साथ में मुगल चित्रशैली का अधिपतन या खत्म होना शुरू हो गया। ये तो आपकी मुगल चित्रशैली के बारे में बात हुई कि कुछ चित्र फिर भी बनते रहे, लेकिन जैसे जैसे पतन होता गया मुगल चित्रशैली का और दूसरे शासकों ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया, ठीक उसी प्रकार आप मुगल चित्रशैली पतन होते होते उनके जो कलाकार थे वो आश्रय
ढूंढते ढूंढते इधर उधर होते गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा आज जो नया टॉपिक है, पूर्व टॉपिक को इसके साथ में बांधते हुए हमारा जो नया टॉपिक है वो है राजस्थानी और मुगल चित्रशैली का तुलनात्मक अध्ययन, कि कौन सी चीज़ें राजस्थानी चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं और मुगल चित्रशैली का क्या उसमें योगदान रहा या उसकी क्या विशेषता रही, इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। तो राजस्थानी और मुगल चित्रशैली दोनों चित्रशैलियाँ 16वीं सदी के अंतिम दशकों में अपनी निजी विशेषताओं को प्राप्त कर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थानी चित्रशैली जो है वो शुद्ध भारतीय है और मध्यकालीन कला है, वही मुगल चित्रशैली का आधार जो है वो ईरानी है। और भारतीय चित्रशैली और ईरानी चित्रशैली का जो सम्मिश्रण हुआ, उसका परिणाम हमें मुगल चित्रशैली के रूप में देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रशैली जो है वो शुद्ध भारतीय है, जबकि मुगल चित्रशैली का आधार जो है वो विदेशी है। मुगल चित्रशैली में दरबारी चित्रण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, दरबारी चित्रों को ही चित्रित किया गया अधिकांशतः, जबकि राजस्थानी जो चित्रशैली है वो जन सामान्य की कला कहा गया है। और दरबारी जीवन से, मुगल चित्रशैली में दरबारी जीवन से और दरबारी शान शौकत से जुड़े हुए विषयों का ही अंकन किया गया, जिसमें शबीह बनाना और दरबारी अदब कायदे आदि विषयों को ही चित्रित किया गया। जबकि राजस्थानी चित्रशैली में सभी विषयों का चित्रण किया गया, साहित्यिक रचनाओं का, पौराणिक कथाओं का, सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों का, नायक नायिकाओं का आदि से संबंधित विषयों का चित्रण किया गया। मुगल चित्रों में पुरुषों का शबीह चित्रण अधिक हुआ और नारी चित्रों का लगभग अभाव ही रहा, जबकि राजस्थानी चित्रशैली में नारी का चित्रण पुरुषाकृतियों के समकक्ष रहा, जिसमें नारी का श्रृंगारमय, वात्सल्य, प्रेमी प्रेमिका आदि रूपों में चित्रण हमें देखने को मिलता है। और रेखा के संबंध में जो बात करेंगे वो दोनों शैलियों में अलग अलग प्रयोग हुआ है। रेखा के संबंध में राजस्थानी शैली में रेखाएं किंचित कठोर और थोड़ी मोटी देखने को मिलती है और उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मुगल चित्रशैली की जो रेखाएं हैं वो ईरानी शैली से प्रभावित है और मुगल चित्रशैली की जो रेखाएं हैं वो राजस्थानी चित्रशैली की तुलना में अधिक कोमल और बारीक है। प्राकृतिक दृश्य संयोजन में राजस्थानी कलाकारों ने एक विशेष दृष्टि को अपनाया है, जिसमें चेतन सत्ता एवं देवत्व का भाव है, जबकि मुगल चित्रशैली में दृश्य संयोजन में यथार्थ परिप्रेक्ष्य का बहुत ध्यान दिया गया है। प्रकृति चित्रण में चेतना एवं सजीवता का भाव नगण्य ही रहा है। मुगल चित्रशैली में मानवाकृतियों का कद सामान्य रहा है, जबकि राजस्थानी चित्रशैली में विभिन्न शैलियों के विभिन्न क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताओं के कारण, अलग अलग क्षेत्रीयता के भावों के कारण, वातावरण के कारण अलग अलग कदकाठी का, विभिन्न प्रकार की कदकाठी का प्रयोग किया गया। और राजस्थानी चित्रशैली के हाशिए प्रायः सादे होते थे, साधारण होते थे, किंतु मुगल चित्रशैली के चित्रों के हाशिए आकर्षक अलंकरण वाले होते थे, डेकोरेटिव मोटिव्स जिसको बोलते हैं, या कह सकते हैं हाशियों पर भी उन्होंने चित्र बनाने में जितना ध्यान लगाया उतना ही उन्होंने मुगल चित्रकारों ने हाशियों पर भी इतना ही आकर्षकता से और कुशलतापूर्वक कार्य किया हाशियों के अलंकरण में, जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चरों में, ये व्याख्यान में पढ़ा था पूर्व में। और कुछ चित्रों में तो इतना हाशियों पर ध्यान लगाया गया है मुगल चित्रकला में हाशियों पर, कि वो चित्र से ज़्यादा अच्छे हाशिए हमें देखने को मिलते हैं। और मुगल चित्रशैली में बड़े आकार के चित्रों का अभाव है, जबकि राजस्थानी चित्रशैली में
विभिन्न प्रकार के आकार के, विभिन्न आकारों के हमें हाशिए देखने को मिलते हैं, जो कि क्षत्रियतावाद का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। मुगल चित्र शैली में दीवारों पर जो चित्र हैं वो हमें देखने को कम ही मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जबकि राजस्थानी चित्र शैली में दीवारों पर भी चित्र बनाए गए हैं, जिनका उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मुगल चित्र शैली में चित्रों में छाया प्रकाश एवं पर्दाज का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है, जबकि राजस्थानी चित्र शैली में दोनों विधियों में अंकन किया गया। छाया पर्दाज बताया बिंदु पद्धति या बारीक महीन चित्रों में बारीक महीन विधि से कार्य करना, इसको छाया पर्दाज डॉट डॉट वाला जैसा अनुभव, बाल की खाल बोल सकते हैं, बाल को प्रदर्शित करने में बहुत ही ध्यान लगाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु है हमारा मुगल चित्र शैली में कलाकारों के नाम हमें फारसी भाषा में चित्रों में देखने को मिलते हैं, जबकि राजस्थानी चित्र शैली में कलाकारों के नाम देवनागरी लिपि में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों शैलियों में एक चश्म चेहरे को प्राथमिकता दी गई है, और राजस्थानी शैली में छिन्न चित्र, अलग अलग प्रकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं, जबकि मुगल चित्र शैली में पुस्तक चित्रों की प्रमुखता है। प्रारंभ में दोनों चित्रों में चित्र शैली में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है, किंतु आगे चलकर दोनों शैलियाँ एक दूसरे में इतनी तारतम्य, इतनी समन्वित हो गई कि उन दोनों शैलियों के बीच में किसी प्रकार का अंतर करना, तुलना करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई व्याख्यान में मैंने राजस्थानी और मुगल चित्र शैली जो प्रमुख अध्याय है उसको मैंने एक्सप्लेन करने का, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये भी महत्वपूर्ण ई लेक्चर है, जिसमें आप दोनों विषयों, दोनों शैलियों के बीच में किस प्रकार के क्या क्या अंकन किए गए, उसी प्रकार को हमने देखने को हमने प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, आप निरंतर इन ई व्याख्यानों में आप जुड़े रहें, तो और मेरे इन PDF नोट्स जो बड़ी ही मेहनत से मैंने बनाए हैं, विभिन्न किताबों के संकलन के द्वारा, विभिन्न पुस्तकों के संदर्भों के संकलन के द्वारा, तो आप इन व्याख्यानों को निरंतर पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, जिससे कि आपको विषय से संबंधित अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सके, आपको समझ में आ सके, और पाठ्यक्रम में, परीक्षाओं में लिख सके। और मैं आपसे आशा ही नहीं, विश्वास करता हूँ कि आप PDF नोट्स को प्रिंट ले लें, और प्रिंट लेकर आप इनको मेरे इन ई लेक्चरों के साथ में पढ़ते रहें, तो निस्संदेह मेरे ई लेक्चर जो बनाने का उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। और यदि आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक कोरोना के दौरान हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो टेलीफोन से, मोबाइल से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें लगभग सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो उनमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरीके से जो विधा समझ में आए उस विधा में अपनी बात करने का प्रयास करता हूँ। कुछ विद्यार्थी करते भी हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते भी हैं, देते भी हैं, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो आप इसके थ्योरी पार्ट के साथ साथ स्केचिंग और ड्राइंग शीट पे ये सब बनाना भी जारी रखें, क्योंकि कॉलेज खुलते से ही आपके ये सेशन के जो कार्य हैं, स्केचिंग जमा कराना, पोर्ट्रेट्स जो बना रहे हैं, स्टिल लाइफ स्टडी जो बना रहे हैं, उनको आपको जमा कराना पड़ेगा। तो आप इस समय को ना खोएं और इन सभी व्याख्यानों को अच्छे तरीके से आप अध्ययन करें। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ये जो ई लेक्चर बनाने का जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से पूरा हो पाएगा। तो उसको गंभीरता के साथ में आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस कोरोना काल में हम जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो इस दौर में भी हम अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
तो ये मेरा आप लोगों से इसी प्रकार से कहना है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।